Greetings everyone. We are practicing one more question on revaluation model. So let us first understand the question. On 1st April 2017, JID Limited purchased a machine for 5 lakh including a boiler of 1 lakh. It's a kind of कंपोनेंट अकाउंटिंग, मतलब 5 लाख की पूरी मशीन है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका बॉयलर 1 लाख रुपीज़ का. अगर इनमें अलग अलग कुछ वर्किंग होती है तो वील कीप दिस टू सेपरेट. आप इनको अलग अलग लिखोगे, मशीन एंड बॉयलर करके आप इसे लिख सकते हो. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 10% पर एनम WDV. ओके, 1 अप्रैल 2019 को कंपनी डिसाइड्स टू रीवैल्यू द मशीन. बॉयलर इज वैल्यूड एट 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू और बाकी मशीन आपकी 20% अबव द बुक वैल्यू मेजर की है. बॉयलर में हो गया लॉस और बाकी की मशीन में हो गया आपका प्रॉफिट, है ना. देन 1 अप्रैल 2020 दिस मशीन इज सोल्ड ऑफ. ओके, सेल हो गई, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, सारी चीज़ें आउट, ऑल अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड. Any excess depreciation is to be charged to revaluation reserve account. This is very normal. AS10 यही कहता है कि जो भी burden होता है because of revaluation should go in revaluation reserve account. जितना बैलेंस है उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली. अकाउंट्स हमें बनाने हैं मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट. अब ये देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका फोकस रिवैल्यूएशन मॉडल पर है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस में जो मशीन अकाउंट है उसी में ही डेप्रिसिएशन है या सेल ऑफ एसेट है उसी में रिकॉर्ड होगी. सी, दे आर नॉट आस्किंग यू टू प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट और टू प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिवैल्यूएशन मॉडल की देखी जानी है. हमें मशीन में ही सेल भी रिकॉर्ड कर लेनी है, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लेना है. वील बी मेकिंग अकाउंट फॉर 3 years. पहले इनमें हम वर्किंग जो है करने से पहले लेट अस सी द टाइम लाइन. ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ऐसा है कि कई बार हम कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए आई ऑलवेज राइट इट इन द टाइम लाइन. 1 अप्रैल यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अप्रैल को मशीन 1 खरीदी है 5 लाख की, जिसमें बॉयलर है 1 लाख का. बॉयलर को अलग कर देते हैं, रीज़न बीइंग इसका वैल्यूएशन भी अलग होने वाला है ना. अब डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम WDV. ऑल राइट. उसके बाद आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2019, मतलब इस ईयर में कुछ नहीं हुआ. इस ईयर में अब यहाँ 1 अप्रैल 2019 को बॉयलर इज़ वैल्यूड एट 5,000 लेस. बॉयलर की वैल्यू 5,000 लेस हो गई और बाकी की मशीन इज़ वैल्यूड एट 20% अबव. इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है 20% बुक वैल्यू का, यहाँ आपका लॉस हो गया. देन 1 अप्रैल 2020, दैट मीन्स इस जो आपका 2020-21 भी स्टार्ट हो जाता है. हालांकि इन द वेरी बिगनिंग यू सेल ऑफ दिस एसेट फॉर 2,70,000. पूरा ईयर कंटिन्यू नहीं होगा, सिर्फ बिगनिंग में एसेट की सेल कर दोगे. लेट अस प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स में हमारे पास क्या है, मशीन जो 1 है इसके 2 पार्ट्स हैं, तो बुक वैल्यू में हम मशीन एंड बॉयलर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है. और फेयर वैल्यू में भी अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे मशीन एंड बॉयलर, और उसके बाद आप आ जाएंगे इफेक्ट पर, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. 1 अप्रैल 2017 को आपने एसेट खरीद ली, मशीन आ गई 4 लाख की, बॉयलर हो गया 1 लाख का, ठीक है. एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम WDV. फर्स्ट ईयर में तो यही कॉस्ट है, इसे ही WDV कहते हैं. नेक्स्ट ईयर से वैल्यूएशन जो है वो बुक वैल्यूज जो है वो कम होने लगेंगी. वैल्यू बच गई 3,60,000 एंड 90,000 कब, 1/4/2018 को. फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया. अब नेक्स्ट ईयर में वी हैव नो ट्रांजैक्शन, नो परचेज, नो सेल, कोई चेंज नहीं आ रहा. एज यूजुअल जो इंटरनल ट्रांजैक्शन है वो तो रहेगी 10% पर एनम WDV. WDV का मतलब है रिटन डाउन वैल्यू जो आई है. 36,000 यहाँ और 9,000 यहाँ, ठीक है ना. अब आपके पास बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2019 की. ओके,
सो आ गया 3,24,000 एंड 81,000 वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या किया है, आपने इसको वैल्यू कर दिया। सो यहाँ पर रिवैल्यूएशन हो गया, फेयर वैल्यू कितनी आएगी। सो बॉयलर कह रहे हैं कि 5,000 वैल्यू कम हो गई। सो बॉयलर की फेयर वैल्यू कितनी बच गई। अगर इसमें लॉस ऑन वैल्यूएशन है बॉयलर के लिए 5,000 का, तो वैल्यू कितनी होगी, कम हो गई ना वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बची 76,000। मशीन के केस में क्या रहा, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन है कितना, 20% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू तो थी 3,24,000, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 64,800। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये माइनस है, ये प्लस है। सो प्रॉफिट तो मशीन की बुक वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, फेयर वैल्यू इस चेंज के बाद 3,88,800, ठीक है ना। नाउ एंड में हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं एज यूजुअल। सो 10% पर एनम कितना आ जाएगा हमारे पास, 38,880 एंड 7,600। ऑल राइट। नाउ ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन रिजर्व में जा चुका है, दैट मीन्स 59,800 हमारे पास रिजर्व में है। अब डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको WDV मेथड कहा था, तो WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू तो अवेलेबल है। अब यही अगर क्वेश्चन SLM पर होता, तो SLM क्या है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कॉस्ट। कॉस्ट है 4 लाख एंड 1 लाख, लेकिन अब तो फेयर वैल्यू आ गई, तो हम क्या करते, कॉस्ट रिवाइज कर देते। जैसे बॉयलर की कॉस्ट कितनी हो जाती, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 5,000 कम हो गया, बॉयलर की कॉस्ट बच गई 95,000। मशीन की कॉस्ट भी 4 लाख माइनस 64,800, तो हम कॉस्ट को रिवाइज करते। ऑल्दो बुक्स में तो बुक वैल्यू आएगी, बट कॉस्ट आती कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना है, कैंसिल करना है और बैलेंस। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वी विल कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। सो कितनी वैल्यू आ गई इसमें, 3,49,920, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 68,400, ठीक है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। टोटल डेप्रिसिएशन पहले टोटल कर लेते हैं, कितना बन रहा है, ये टोटल हो गया 46,480। सो इसका एक पार्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा और बाकी P&L में एडजस्ट होगा। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड ऑन फेयर वैल्यू, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू ले आए हो, तो आपको जितना बर्डन इसका पड़ रहा है वो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाना है। सो देखो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन अभी के लिए कितना है, 46,480। बट अगर हम डेप्रिसिएशन लेते ऑन ओरिजिनल बुक वैल्यू, तो कितना डेप्रिसिएशन होता, इट शुड हैव बीन 10% ऑफ दिस एंड 10% ऑफ दिस। सो 32,480 100, सो 40,500 डेप्रिसिएशन आता। तो बर्डन कितना पड़ा, कितना डेप्रिसिएशन हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है, 5,980। सो जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन में कैंसिल होगा, और जो बाकी डेप्रिसिएशन है, मतलब अब ये वाला जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन था वो P&L में जाएगा। सो अब ये देख लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 59,800 प्लस किया हुआ है, 5,980 कट जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। सो लाइकवाइज हम हर साल करेंगे। मान लो इस ईयर में सेल नहीं हो रही होती, अब फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते यहाँ पर इसका, ठीक है। और फिर बर्डन कैसे चेक करते इसके ओरिजिनल जो कैलकुलेशंस है, मतलब यहाँ जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है इसको कंटिन्यू करके हम चेक करते कि कितना बर्डन पड़ रहा है। अब वो बर्डन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा अगर वहाँ पैसा है। सो देयर आर सो मेनी इफ एंड बट्स कि हम इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रख सकते कि प्लस माइनस करते जाएं। सो हर चीज़ को आपको सोच समझ के लिखना है। एनी हाउ अब ऐसा हो नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, ऑन सेम डेट
है ना, इसी डेट को आपने सेल कर दी है पूरी एसेट की। तो ये जो पूरी एसेट है इसकी सेल कर दिया है, तो अब हम इसको कंबाइन कर देते हैं, बिकॉज सेम डेट को सेल कर रहे हैं तो कोई डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं हो रहा। सो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता तो हम पहले डेप्रिसिएशन लिखते। मान लो आपकी एसेट की सेल 1 अप्रैल नहीं है, एसेट की सेल हो रही है से 30 सितंबर को, 6 मंथ्स बाद, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते फिर टोटल करते, क्योंकि सेल जो है वो टोटल पे हो रही है 2,70,000 की, है ना। तो अब हमें टोटल ही चेक करने होंगे। सो कितना आ गया 320, टोटल कर लेते हैं। सो 4,18,320 टोटल बुक वैल्यू है, ओके। और इसकी सेल हो जाती है 2,70,000 पे। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 1,48,320 का लॉस। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन तो नहीं था, उसका बर्डन ही चेक करें। अब लॉस को क्या करते हैं, सो एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस को हमें मीट करना होता है अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर ये पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता है देन इट गोज इन P&L। सो लेट अस सी रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना है। देखो 59,800 डाला था आपने, जिसमें से 5,980 तो आपने डेप्रिसिएशन का बर्डन डाल दिया था, ठीक है ना। सो आपके पास कितना बैलेंस बच गया इसमें, सो 53,820 हमारा कैंसिल होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और बाकी का जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, कितना बैलेंसिंग फिगर है, टोटल लॉस है 1,48,320, इसमें से 53,820 इसमें से कैंसिल हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट। सो 94,500 कैंसिल हो जाएगा हमारा P&L में। सो इस तरह से हमारी ये वर्किंग चलेगी। अब अगर हम ये अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट, ठीक है, देन यू हैव डेप्रिसिएशन अकाउंट, then you have this revaluation reserve account, okay। सब पैरेलल बनाएंगे साथ साथ, रफ आइडिया हो जाता है प्रैक्टिस के बाद कि कितना इसमें स्पेस देनी चाहिए, ओके। 1/4/2017 को आपने एसेट खरीद ली, टोटल 5 लाख। यू कैन ऑप्ट टू राइट डिफरेंस ऑल्सो, कि हम इसमें अमाउंट्स अलग अलग लिख दें, मशीन का अलग लिख दो, बॉयलर अलग लिख दो, दैट यू कैन डू। 50,000 यहाँ हम एक टोटल का कॉलम साथ में बना सकते हैं जिससे टोटल वैल्यूज़ भी आती जाए, नहीं तो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब बैलेंस कैरी डाउन हो गया आपका 4,50,000 का। ये एक सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। अब डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, इस डेट को मशीन से हमें डेप्रिसिएशन मिला 50,000 का, विच इज़ क्लोज्ड इन P&L अकाउंट, है ना। ये तो यही करना होता है हमें। नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000, सिंस इन दिस ईयर नथिंग हैज़ हैपन्ड, सो सिर्फ एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बैलेंस कैरी डाउन 4,05,000, ऑल राइट। सेम चीज़ गोज़ इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन आया मशीन अकाउंट से 45,000 विच इज़ क्लोज्ड इन P&L अकाउंट, ऑल राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2019 में क्या हो रहा है, आपकी एसेट रीवैल्यू हो रही है। सो रीवैल्यूएशन पे ओवरऑल हमें प्रॉफिट मिल गया, सो ये हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। एंड में क्या किया, एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो अब डेप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज किया है, 38,880 एंड 7,600, सो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 46,480।
सो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और बैलेंस हमारे पास आ जाएगा एसेट अकाउंट में. सो यू कैन बैलेंस आउट द टू थिंग्स. सो 4,18,320 आ गया. अब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस लिख दो. हमारे पास बैलेंस आ गया 4,18,320. कमिंग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एनुअल अकाउंट हमें क्लोज कर देनी चाहिए. सो मशीन से हमें डेप्रिसिएशन मिला था 46,480. अब सारा P&L में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिखना है. सो सारी कैलकुलेशन हमारे पास है. रिवैल्यूएशन रिजर्व में 5980 का बर्डन जाएगा और बाकी 40,500 चला जाएगा हमारा. ये मैंने रिवर्स कर दिया है. ओके, यहाँ ये ऐसे लिखना था. आई एम सॉरी बट वी कैन करेक्ट इट. ओके, ये आ जाएगा. अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, इस एसेट को हमने सेल कर दिया राइट इन द बिगनिंग, तो डेप्रिसिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेल की रिकॉर्डिंग कर दो. सो हम क्या करेंगे, इसी डेट को सेल की रिकॉर्डिंग करेंगे बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट हो गया, हमें सेल की है 2,70,000 पे. सो नॉर्मली तो हम लॉस लिख देते हैं ना. अब हमें क्या करना होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर इस लॉस को सीधे P&L नहीं लिख सकते. कुछ लॉस P&L में कैंसिल होगा, कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में कैंसिल होगा. सो कैलकुलेशंस हमारे पास हैं. रिवैल्यूएशन रिजर्व में था 53,820, वो उसमें चला जाएगा. और बाकी का आपका लॉस जो P&L में एडजस्ट होगा वो है 94,500. सो वो लिख दो 94,500. अकाउंट क्लोज्ड, अब क्योंकि कोई एसेट नहीं बची है. अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट पर. सो आपने 1 अप्रैल 2019 को इस रिज़र्व को स्टार्ट किया था मशीन्स को रीवैल्यू करके, ठीक है. और उसी ईयर में एंड में आपने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया था इसमें 5980 का, ठीक है. तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया था इसमें, 53,820, ठीक है, ये बैलेंस था. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बैलेंस आ गया और इसको क्या कर दिया आपने, क्योंकि एसेट की लॉस पे सेल हुई है तो इसको आपने मशीन अकाउंट में क्लोज कर दिया. ये लॉस में सारा कट जाएगा. सो सारा लॉस के अगेंस्ट, ये देखो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में लॉस के अगेंस्ट कट किया. मान लो एसेट की सेल जो है ना वो 3,70,000 पे हो रही होती. थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. सपोज ये सेल जो है 270 की जगह 3,70,000 पे होती तो लॉस कितना आता, लॉस आता देखो 48,320. अब क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो ये बैलेंस बचा हुआ है. सो क्योंकि हमारे पास लॉस है 48,320 तो ये सारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही कट जाता और P&L में इसे ले जाने की नौबत ही नहीं आती. तो P&L में कुछ नहीं जाता, यहाँ सारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में कटता, ठीक है. अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या होता, बैलेंस ठीक है 53,820 है, लेकिन अब जो लॉस कैंसिल हो रहा है वो है 48,320. तो यहाँ पर बैलेंस बच जाता 5,500 का. अब इस बैलेंस को क्या करें, शुड इट बी रिटन एज बैलेंस कैरी डाउन, नो. क्यों, क्योंकि जब एसेट खत्म हो गई, अब एसेट आपके पास नहीं है, जब एसेट ही नहीं रही तो उसका रिजर्व भी नहीं रखना है. सो इसे हम क्लोज कर देते जनरल रिजर्व में. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी लर्नड बाय हार्ट. जो मैंने प्रेजेंटेशन में लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको बताए थे वो सारे पॉइंट्स को आपको बाय हार्ट लर्न. ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल के मेन पॉइंट्स है, वी आर टू लर्न दीज बाय हार्ट. बाय हार्ट का मतलब है कि ये अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करना है, रट्टा नहीं लगेगा, रटे से नहीं चलेगा, इसे अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा. क्योंकि हर केस में क्या है, दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. फिर उस पॉसिबिलिटी में अमाउंट कितना जाएगा उसमें भी आपको एनालाइज करना है, ठीक है. तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इनको समझ के ही चलना पड़ेगा. सो रिवैल्यूएशन जब किया तो अगर प्रॉफिट आ गया रिजर्व में चला गया, लॉस आ गया तो पहले उसको रिजर्व में कैंसिल करो, फिर उसको आप P&L में लेके जाओ बाकी का. जैसे इस क्वेश्चन में जो बॉयलर में लॉस हो रहा था वो मशीन के अगेंस्ट कैंसिल हो गया था. अगर लॉस ज़्यादा होता तो फिर P&L में जाता, फिर रिजर्व बचता ही नहीं है ना. जब लॉस आ जाते हैं तो रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं.
अब डेप्रिसिएशन में भी हमने यही किया कि एट दी एंड जितना एडिशनल बर्डन है, एडिशनल बर्डन हम पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे। अगर रिजर्व सफिशिएंट नहीं है तो फिर बैलेंस को आपको P&L में लेके जाना है। सेल के टाइम पे क्या है, इफ़ यू हैव अ प्रॉफिट तो प्रॉफिट तो आपका सीधे चला जाएगा P&L में, बट अगर आपका लॉस है तो लॉस पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में और फिर उसको P&L में अगर बच जाता है। तो जैसे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन को ट्रीट करते हैं उसी तरह से हमें लॉस को भी ट्रीट करना है। और फाइनली जब एसेट्स ख़त्म हो गई तो सारे बैलेंसेस ख़त्म होने चाहिए। सो इफ़ एनी बैलेंस इज लेफ्ट in revaluation reserve account, it will be closed in general reserve. So this is how we work for revaluation model. So I hope this is clear to you, and now you can practice a few more questions. So that is it on this model. Thank you.